नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी ने जुहू थाने में दर्ज कराई एफआईआर। राज कुंद्रा केस में भी सामने आया है नाम। चीन के सेमिनार में सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे वामपंथी नेताओं ने लिया हिस्सा। हमलावर हुई बीजेपी। महुआ मोइत्रा के बीजेपी सांसद को बिहारी गुंडा कहने पर बिहार में गरमाई सियासत। तेजस्वी से भी मांगा जवाब। बीजेपी ने यूपी के सांसदों को सौंपी चुनाव की जिम्मेदारी। नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। और अफगानिस्तान की बुरी हालत के लिए अमेरिका पर बरसे इमरान खान। पाकिस्तान के युद्ध में फंसने का सता रहा है डर, बोले मुझे कहा तालिबान खान। रुक करते हैं पहली खबर का। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेस पार्टनर के नाम सामने आने के बाद अब उनकी मां सुनंदा शेट्टी ने धोखाधड़ी के एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। सुनंदा शेट्टी ने जुहू पुलिस स्टेशन में जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस से भी सुनंदा के तार जुड़े हैं। पूछताछ में सामने आया है कि वो भी कुंद्रा की एक कंपनी में सितंबर 2020 तक बतौर डायरेक्टर काम कर रही थी। प्रॉपर्टी फ्रॉड से जुड़ा ये मामला रायगढ़ की एक जमीन से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक सुनंदा शेट्टी ने साल 2019 में रायगढ़ के करजत में एक जमीन और बंगला खरीदा था। ये जमीन उन्होंने सुधाकर नाम के एक शख्स से खरीदी थी। हालांकि जांच में सामने आया है कि ये जमीन और बंगला कभी सुधाकर का था ही नहीं। जब सुनंदा ने सुधाकर से पैसे वापस मांगे तो उसने लौटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुनंदा ने कोर्ट का रुख किया था। अब इसी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ठगी की शिकायत दर्ज की गई है। डॉक्टर साहब, शिल्पा और राज कुंद्रा के परिवार में क्या कोई ऐसा है जिसका इस केस से कोई लेना देना ना हो? देखिए, अब तक जो तहकीकात जो चल रही है उससे बिल्कुल एक बात तो साफ है कि ऐसा कोई नहीं है राज कुंद्रा के परिवार से जुड़े हुए लोगों को जिसको इस पाप की कमाई के बारे में मालूम नहीं था। ये सारे लोग, कोई ना कोई डायरेक्टर है तो जीजा लंदन में बैठ करके उस कंपनी से पैसे भेज रहा है, शिल्पा शेट्टी का जॉइंट अकाउंट है। सारे लोग एक ये पूरा का पूरा कुचक्र जो है वो पूरा परिवार जान रहा है कि दरअसल ये लोग कर क्या रहे थे। अब एक नया मसला आया है। अब इसमें जो एक पॉलिटिकल एंगल भी घुस रहा है कि जिस शख्स के जरिए एक ज़मीन को खरीदी गई, जो बिचौलिया था, वो मालूम चल रहा है कि वो एनसीपी का लीडर है। भाई, अचानक से जब ये सब कुछ हो रहा है तो ये पैसे को लेकर के कि भाई हमने पैसे दिए, उसने पैसे लौटाए नहीं, वो ज़मीन इनकी नहीं, पैसा आपने दे दिया, मतलब कि ये सब लोग अब उस डिफेंस मैकेनिज्म को जो है अपना रहे हैं कि आगे चलकर ये सारे के सारे कोर्ट के अंदर इन कागजात, इन आरोपों, इन तरह के केसेस के जरिए ये साबित कर सके कि राज कुंद्रा के पूरे कारोबार से इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। दिक्कत क्या है? गिरफ्तारियां हो रही हैं कलकत्ता में, खुलासा कर रही है गहना के जरिए जो लड़कियां इनके फिल्म में काम कर रही थी। खुलासा हो रहा है सट्टेबाजी का, खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से हजारों संख्या में ये पोर्नोग्राफी का वीडियोस बनाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें इस बात के लिए बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं क्राइम ब्रांच के पास वो सारे पुख्ते सबूत सामने आ चुके हैं कि जिससे ये साफ होता है कि ये सब लोग मिले जुले हुए हैं। अदरवाइज शिल्पा के खिलाफ सेबी ने एक अलग चार्ज कर दिया। वो इंटरनल ट्रेडिंग का एक मसला है, ये जुर्म है। आप लोगों को ये लग रहा था कि भाई नेताओं से दोस्ती है, पुलिस से दोस्ती है, सेलिब्रिटी हैं, हमारे लिए देश का कानून क्या है? कुछ नहीं है। जूते के नोक पे है सारा देश का कानून। और इसलिए ये लोग गलती पे गलती करते चले गए और अब जब कानून का शिकंजा इनको पकड़ रहा है तो एक एक करके ये बेनकाब होते चले जा रहे हैं।
अब बात करते हैं दूसरी खबर की। भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति है। भारत सरकार सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन भारत के कुछ नेता चीन के साथ सेमिनार कर रहे हैं। ये वामपंथी दलों के नेता हैं। बुधवार को आयोजित हुए इस सेमिनार में माकपा के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, लोकसभा सांसद एस सेंथिल कुमार, जी देवराजन, सचिव अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति और डू शियाओलिन काउंसिलर अंतर्राष्ट्रीय विभाग सीपीसी ने हिस्सा लिया। ये चीनी दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसमें इन नेताओं ने हिस्सा लिया। अब बीजेपी ने अपनी आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव का आरोप है कि इस तरह कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर वामपंथी नेता चीन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वामपंथी दल हमेशा चीन के समर्थक रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार का उन पर अलग नजरिया है। डॉक्टर साहब, वामपंथी नेताओं के इस सेमिनार में हिस्सा लेने के क्या संकेत हैं? संकेत कुछ नहीं है जी। हिंदुस्तान में जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, बहुत तरह के हैं, सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआईएमएल, सीपीआई, माओइस्ट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये आप समझिए, ये सेमिनार किस लिए हो रहा है? ये सेमिनार हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे हो गए और ये लोग बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास, बहुत अच्छा काम कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। चाइना के सिस्टम को समझना जरूरी है। वहां पार्टी का रूल है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। वो दरअसल वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही रूल वहां पे चलता है। पार्टी ही सब कुछ है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ये राहुल गांधी अभी तक बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू किया था। अब जो मसला उठा है तो भारतीय जनता पार्टी को भी अटैक करने का अक्ल जो है वो कम हो गया है जी। इसमें कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो कोई नेशनलिस्ट पार्टी नहीं होती, वो कॉमिंटन का हिस्सा है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसी के ये सब ब्रांच हैं। कम्युनिज्म एक इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसके अंदर ये लोग उसके हिस्सा हैं। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, जो नक्सली है, जो बैन ग्रुप है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन। ये इस तरीके से ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सम कंट्री। ओरिजिनल कहां है तो वो कॉमिंटन का हिस्सा है, उसका चाइना जो है। आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूं। जब अर्ली 70s में नक्सलवादी मूवमेंट बंगाल के अंदर उफान उठा था तो कोलकाता के हर दीवार पे इन वामपंथियों ने एक स्लोगन लिख दिया था, चाइना द चेयरमैन, अमा द चेयरमैन। मतलब ये कि चाइना का चेयरमैन जो है वही हमारा चेयरमैन है जी। इस पार्टी में दुनिया भर के जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी होती हैं उसमें कोई प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं होता, हर जगह जनरल सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि चेयरमैन वही होता है इन पार्टियों का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चेयरमैन होता है। तो ये सारे के सारे ये चाइनीज दलाल हैं। ये जो वामपंथियों के अलग अलग रूप हैं हिंदुस्तान के अंदर में, ये सब चाइनीज दलाल हैं। ये नक्सली चाइनीज दलाल हैं और ये तमाम ये जो कुचक्र लुटियन मीडिया का ये जो सारे वामपंथी पत्रकार के भेष में हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं, ये सब के सब चाइनीज पेरोल के अंदर में हैं। और इन लोगों के ऊपर विश्वास करना ही मूर्खता है। जो लोग ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर कोई इगलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करने के लिए राजनीति में है, तो उनके अपने दिमाग से जो है ये कीड़ा बाहर निकाल देना चाहिए। ये सब के सब एंटी नेशनल लोग हैं और उनसे और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं? बिल्कुल कि बॉर्डर पे सैनिक हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सेमिनार में जाकर के वहाँ पे लंच और डिनर कर रहे हैं। जी, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत के अंदर तमाम ऐसे चीनी दलाल बैठे हुए हैं जो भारत चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, भारत की टांग खींचने में लगे रहते हैं। अब रुख करते हैं तीसरी खबर का। पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा को लेकर मॉनसून सत्र के 9 दिन हंगामे के बीच गुजरे हैं। गुरुवार का दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। इस बीच लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुझे बिहारी गुंडा कहा।
इसको लेकर ट्विटर के बाद अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार के एक बीजेपी विधायक ने तेजस्वी से इस पर सफाई मांगी है। इससे पहले लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैं झारखंड से आता हूं और 13 साल मुझे सदन में हो गए हैं, लेकिन टीएमसी सांसद ने कल यानी कि 28 जुलाई को मुझे बिहारी गुंडा कहा। बिहार, झारखंड, यूपी के लोग गुंडे नहीं बल्कि हमारे लिए गर्व की बात है। ये विभाजनकारी राजनीति है। शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक ज्ञान तक बिहार का योगदान उल्लेखनीय है। इससे जुड़े सभी तथ्य स्पीकर को उपलब्ध करा दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, महुआ मोइत्रा तो इस तरह के बयानों के लिए पहले से ही मशहूर हैं। तो महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया है वो उनका अपना बयान थोड़ी है। बंगाल के चुनाव में ये ममता बनर्जी कहती थी कि बिहार यूपी से गुंडे आ गए हैं। बिहार यूपी के लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, अनकल्चर्ड हैं, उनको सभ्यता नहीं आती, वो गंदे किस्म के लोग हैं। यही तो ममता बनर्जी का मेन प्लान था। आपको याद होगा वो हर जगह बोलती थी कि तुम ही बांग्ला कल्चर जानो, तो वो बांग्ला कल्चर को याद दिलाती थी कि बंगाली सब कल्चर्ड हैं और यूपी, बिहार, झारखंड इधर के लोग जो हैं वो अनकल्चर्ड, गुंडे, बदमाश हैं। यही बात तो उसने कही। ये कौन सी नई बात हो गई? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि वो पार्टी हिम्मत दिखाए जो यूपी के अंदर ममता बनर्जी से अपने कैंडिडेट का प्रचार करवा ले, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति हिंसा और घृणा और गटर पॉलिटिक्स की राजनीति है। ये दूसरों को गाली देकर के ही बंगाल में अब तक राज करते आई है। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है और बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों को गुंडा कहेंगी। कहाँ से ये प्रधानमंत्री बनेंगी ये तो पता नहीं। ये प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए, वो भी एक बिहारी है। गुंडे को क्यों पाल करके रखा है, ये सवाल तो महुआ मोइत्रा से पूछना चाहिए कि बिहारी गुंडे को तो आपने अपने मेन चीफ सलाहकार बना करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि ममता बनर्जी के लिए न कोई परंपरा, न कोई नैतिकता, न कोई आदर्श। वो लाठी के जोर पे राजनीति करना चाहती हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि ये जो बयान आया है कि बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों को ये जो गुंडा बता रही हैं, यूपी में तो इनके साथ ही खेला हो जाएगा। अब बात चौथी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जेपी नड्डा ने बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक की और इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बीजेपी ने केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के बनाए गए नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए। इस यात्रा के तहत जिन मंत्रियों का संसद में परिचय नहीं हो पाया था वो अब 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री खुली जीप में सफर करेंगे और अपने गृह जनपद में जाने से पहले आसपास की 4 लोकसभा सीटों में स्थानीय लोगों के साथ संवाद करेंगे। दरअसल बीजेपी चाहती है कि जिस समाज से केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं उनके बीच अपने नेता को लेकर संदेश जाना चाहिए। साथ ही चुनावी दृष्टिकोण से जनता से सीधा संवाद करके केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाया जा सके। डॉक्टर साहब, बीजेपी की ये प्लानिंग क्या रंग लाई? यूपी के तमाम बीजेपी सांसदों के साथ जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की जो बैठक हुई है, इसमें बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला कि किस नारे के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ने वाली है, तो नया नारा मिला है। नया नारा है इरादा नेक, काम अनेक। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में जो जो काम इन्होंने किए हैं वो जनता तक वो पहुंचाएगी। अब कैसे पहुंचाया जाएगा? तो 12 पेज का एक बुकलेट तैयार किया गया है जिसमें रामलला से लेकर के आतंकवाद, फिर जनसंख्या कानून, साथ ही साथ कोरोना से किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लड़ाई लड़ी उसके बारे में जिक्र होगा। और तो और इसमें वो तमाम कार्यक्रमों के बारे में जिक्र किया जाएगा जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी के अंदर लागू किया गया है। साथ ही इस बुकलेट का फोकस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होगा, जो उसको कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी मजबूती है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की। तो ये सारी चीज़ें होंगी और इसको लेकर के जाएंगे कौन? तो ये तमाम सांसद, इन्हें कहा गया है कि वो आप अपने अपने इलाकों का दौरा करें, इन बुकलेट के जरिए लोगों से संपर्क करें, उन्हें बताया जाए कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं और इसके आधार पे वोट मांगने की तैयारी की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ
ये भी तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 3-4 जो कट्टर हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं उसको सामने रखकर वोट मांगेगी। रामलला का मसला है, आर्टिकल 370 का मसला है, धर्मांतरण का मसला है, और तो और ये जो अलकायदा और अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूपी के अंदर पैर पसार रहे हैं, इसको भी प्रमुखता दी जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन का पूरी रूपरेखा है। जी, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से यूपी में बीजेपी ये नीति अपना रही है बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल के दौर में जितना जरूरी अपना काम करना है उससे ज्यादा उसे आगे तक पहुंचाना है। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। अफगानिस्तान में 2001 में हमले के मकसद और फिर कमजोर स्थिति से तालिबान के साथ राजनीतिक समाधान ढूंढने की कोशिश को लेकर अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उसने यानी कि अमेरिका ने वाकई अफगानिस्तान में चीजें अस्त व्यस्त कर दी हैं। खान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति का एकमात्र बेहतर समाधान राजनीतिक समझौता ही है जो समावेशी हो और इसमें तालिबान समेत सभी गुट शामिल हो। तालिबान के साथ हुए करार के तहत अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देश आतंकवादियों के इस वादे के बदले अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए कि वो चरमपंथी संगठनों को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां चलाने से रोकेंगे। डॉक्टर साहब, इमरान के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, इमरान खान जो अब बयान दे रहे हैं उसका साफ मायने ये है कि वो तालिबान के जरिए अफगानिस्तान के ऊपर अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। 2 खबरें हैं इसको लेकर के। एक खबर यह है कि तालिबान की एक टीम चीन पहुंची है, चीन से मदद मांगी जा रही है कि जब हम उस पर कब्जा कर लेंगे तो आप हमें बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, यूँ कहें कि चीन के सामने तालिबान ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने की वजह क्या है? वजह बहुत ही सिंपल है। तालिबान के पास पहले की तरह अब हथियार नहीं है, गन्स नहीं है, असला नहीं है, बारूद नहीं है। ये सारी चीज़ों को चीन से मुहैया कैसे कराया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है। इसमें पाकिस्तान का रोल ये है कि पाकिस्तान ने ये जो इमरान खान जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं उसका जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने तालिबान को एक सिविलियन ग्रुप बताया। ये नहीं कहा कि ये आतंकी है, ये उसे एक सिविलियन ग्रुप बता रहे हैं। और ये जो समावेशी मतलब इंक्लूसिव सोल्यूशन लेने का मतलब है कि आप तालिबान के हाथ में पूरा सत्ता आप उसको सौंप दें। जिस हिसाब से कॉमेडियंस की, जिस हिसाब से महिलाओं के ऊपर, जिस हिसाब से अफगान की सोसाइटी के ऊपर तालिबान बाकायदा बुलडोजर चला रहा है, ये सिर्फ अफगानिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और चीन के हाथों, उनकी मदद से, उनके जरिए तालिबान काबिज हो जाता है तो ये समझिए पूरी दुनिया भर में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए ये एक हेवन हो जाएगा। ये लोग यहाँ पे आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे और दुनिया के अलग अलग देशों में बॉम्ब विस्फोट या आतंकी हमले की पूरी तैयारी करेंगे और इनका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।